हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं विपिन गाइडेंस गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग यूनिट 7 को देख रहे हैं और जो यूनिट 7 है नेट उसको हम लोग आज, ये हमारी चौथी क्लास है। कौन सी क्लास है? ये चौथी क्लास है और आज ही हम यूनिट 7 को पूरी तरीके से फिनिश करेंगे और उसके बाद यूनिट 5 और 10 को देखेंगे और कल आपकी 5 और 10 दोनों यूनिट फिनिश हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो प्रारंभ कर लेते हैं। आज हम 3 कहानियों के साथ आए हैं। 3 कहानियां हैं इसमें। एक परिंदे हैं और उसके बाद चीप की दावत है। ठीक है, तो 3 कहानियों को हम आज देखेंगे जो हमें यहाँ पे आज देखनी है। चलो देखते हैं। तो जो नेट में जो सिलेबस में कहानियाँ मेंशन हैं, यूनिट कौन सी है? यूनिट 7 है। ये यूनिट कौन सी है? यूनिट 7 की बात कर रहे हैं हम। और यूनिट 7 में जो कहानियाँ मेंशन हैं वो सिलेबस में वो ये हैं। एक बार इनको देख लेते हैं। राजेंद्र बाला घोष जो वंग महिला के नाम से जानी जाती हैं, इनकी जो कहानी है वो चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली इनकी राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। माधवराव सप्रे की बात करें तो माधवराव सप्रे की जो है वो एक टोकरी भर मिट्टी। हम देखो ये दोनों कहानी पढ़ चुके हैं और कल हमने इसको देख लिया था, एक टोकरी भर मिट्टी। और सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी है? राही, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्रेमचंद की ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन, ये दोनों हम कहानियाँ पढ़ चुके हैं। उसके बाद है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह कानों में कंगना, इनकी कहानी कौन सी है? कानों में कंगना, और हम लोग इसको भी पढ़ चुके हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है कौन सी? उसने कहा था, अभी हमने इसको नहीं पढ़ा है। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, आकाशदीप को भी। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार की कौन सी कहानी है? अपना अपना भाग्य। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार की है अपना अपना भाग्य। फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम और लाल पान की बेगम, ये 2 कहानियां हैं और दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद अज्ञे जी की कौन सी कहानी है? ग्रेगिन। उसके बाद है कोसी का घटवार, जो कि है शेखर जोशी जी की। ठीक है, भीष्म साहनी जी की है अमृतसर आ गया और चीफ की दावत, जिनको आज हम लोग देखेंगे। किसको? चीफ की दावत और अमृतसर आ गया, इन दोनों को देखेंगे। भीष्म साहनी जी की दोनों कहानियां हैं। उसके बाद कृष्णा सोबती की है सिक्का बदल गया। कौन सी? कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया। और उसके बाद हरिशंकर परसाई जी की है कौन सी? इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। ठीक है, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। और ज्ञान रंजन की बात करें तो ज्ञान रंजन की कौन सी कहानी है? पिता। और कमलेश्वर की है राजा निर्वंशिया और निर्मल वर्मा की है परिंदे। तो आज हम परिंदे को पढ़ेंगे और उसके बाद अमृतसर आ गया और चीफ की दावत, इन 3 कहानियों को पढ़ेंगे। और जो हमारी बच जाएंगी वो एक ये है, एक उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। जैनेन्द्र की दूसरी है ये जो कौन सी? अपना अपना भाग्य। और उसके बाद अज्ञे जी की ग्रेगिन। ठीक है, उसके बाद एक कोसी का घटवार जे शेखर जोशी जी की चौथी ये। और एक सिक्का बदल गया 5वीं कहानी है। और इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, ये 6ठी। उसके बाद पिता 7 और निर्वंशिया 8। ये 8 कहानियाँ जो आज हम फिनिश कर देंगे। इसके बाद जो दूसरी क्लास होगी उसमें हम ये 8 कहानियाँ देखेंगे। अभी जो हम देख रहे हैं वो तीसरी कसम नहीं है। अभी जो देखेंगे वो अमृतसर आ गया और चीफ की दावत और एक परिंदे, इन 3 कहानियों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ कर लेते हैं और देख लेते हैं इन कहानियों को। तो पहली कहानी कौन सी है? परिंदे। जो पहली कहानी है परिंदे, और इसके रचनाकार की हम बात करें तो इसके रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा जी। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म कब हुआ है? 1929 ईस्वी में। और अगर इनके निधन की बात करें तो इनका निधन कब हो जाएगा? निधन हो जाएगा इनका 2005 ईस्वी में। ठीक है,
अगर हम परिंदे कहानी के प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका कहानी जो परिंदे कहानी है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। कब हुई है? 1957 ईस्वी में। और किस पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ? तो हंस पत्रिका में इसका प्रकाशन, अर्धवार्षिक जो हंस पत्रिका है उसमें इसको प्रकाशित किया गया था। तो हंस पत्रिका के अर्धवार्षिकांक में प्रकाशित हुई है। कौन सी? परिंदे कहानी। परिंदे कहानी 1960 ईस्वी में कहानी संग्रह में संकलित हुई। जो परिंदे कहानी है ये कहानी संग्रह में कब संकलित हुई? तो ये कब का संकलित है? 1960 ईस्वी में। नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की प्रथम नई कहानी तथा, क्योंकि इसके कहानीकार कौन है? निर्मल वर्मा जी हैं, तो निर्मल वर्मा को हिंदी का प्रथम नया कहानीकार माना है। ये कथन किसका है? नामवर सिंह का है। ये किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं परिंदे एक प्रतीकात्मक कहानी है। परिंदे टूटते हुए प्रेम का प्रतीक है। ये कथन है डॉक्टर गोपाल राय जी का। ठीक है। तो ये परिंदे कहानी के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। उसके बाद देखते हैं परिंदे कहानी के पात्र की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो परिंदे कहानी है इसके जो पात्र हैं ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन खूब बने हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो लगभग हर एक पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे परिंदे कहानी के पात्र कौन है? एक है लतिका। कौन है? लतिका। लतिका कौन है? लतिका कहानी की नायिका है और पहाड़ी स्कूल में वार्डन का काम करती है। ठीक है, वार्डन है। तो लतिका कहानी की नायिका है और पहाड़ी स्कूल में वार्डन है। उसके बाद एक लड़की है जो सुधा, क्या नाम है? सुधा, जो हॉस्टल में रहने वाली सबसे लोकप्रिय लड़की है। कैसी है? लोकप्रिय लड़की है। उसके बाद तीसरा एक पात्र है क्या? जूली। जूली हॉस्टल में रहने वाली लड़की है। ठीक है। उसके बाद है करीमुद्दीन। करीमुद्दीन जो है वो हॉस्टल में नौकर हैं। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर मुखर्जी। मुखर्जी हैं ये, मुखर्जी नहीं, मुखर्जी। ठीक है, मुखर्जी। ये आधे बर्मी थे, क्योंकि ये बर्मा से आए हुए थे इसलिए ये आधे बर्मी नाम से प्रसिद्ध थे। उसके बाद मिस्टर ह्यूबर्ट जो संगीत के शिक्षक थे और पियानो बड़े मन से बजाते थे। ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल मिस वुड स्कूल में प्रिंसिपल हैं। ठीक है। सब इन्हें क्या कहते थे? ओल्ड मेड कहते थे। किस नाम से बुलाते थे? ओल्ड मेड के नाम से बुलाते थे। ठीक है। अगला जो पात्र है वो है गिरीश नेगी। गिरीश नेगी कुमायूं रेजिमेंट में कैप्टन थे। क्या थे? कैप्टन थे। और जिनसे लतिका प्रेम करती थी। लतिका कौन थी? जो नायिका है वो प्रेम करती थी। ठीक है। विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? गिरीश नेगी जी की। तो ये परिंदे कहानी के क्या थे? पात्र थे। आगे हम देख लेते हैं। उसके बाद परिंदे कहानी के अगर हम सारांश की बात करें तो एक बहुत सीधा और सिंपल सारांश है। कम शब्दों में पूरी कहानी को बताने की कोशिश की गई है। चलिए देख लेते हैं। परिंदे कहानी की नायिका जो है वो लतिका एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल में वार्डन है। ठीक है। वह लड़कियों के हॉस्टल में रहती है, किंतु लड़कियों का सामीप्य मतलब उसे व्यवहार कह सकते हैं। क्या? व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगता। उसका प्रेमी कैप्टन गिरीश नेगी जो कि क्या है? लड़ाई के समय विमान दुर्घटना में मर चुका है। ठीक है। उसके बाद उसकी स्मृतियाँ मतलब यादें लतिका को बेहद सालती हैं, मतलब दुख देती हैं, कष्ट देती हैं। और लतिका का जीवन उसके बिना टूटा हुआ सा लगता है। ह्यूबर्ट लतिका के प्रति आकृष्ट हैं, मतलब आकर्षित होते हैं। ह्यूबर्ट जो लतिका है, वार्डन है स्कूल में, उसके प्रति, नायिका के प्रति उसे प्रेम पत्र भी लिखता है। कौन? ह्यूबर्ट। डॉक्टर मुखर्जी जो हैं मिस वुड के प्रति आकृष्ट हैं। जो प्रिंसिपल है मिस वुड उसके प्रति आकृष्ट हैं। कौन? ये हैं डॉक्टर मुखर्जी। उसके बाद लतिका को एक दिन अपनी छात्रा जूली का प्रेम पत्र प्राप्त होता है।
ठीक है। जो लतिका है, लतिका को एक दिन अपनी छात्रा जूली का प्रेम पत्र प्राप्त होता है, वह उसे वापस उसके तकिए के नीचे रख देती है। तो ये परिंदे कहानी का सारांश है। हालांकि यहाँ से सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके पात्र, और वो पात्र जो थे मैंने आपको बता दिया है, और वो क्या करते थे यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इससे बाहर फिलहाल जाने वाली कोई कंडीशन है नहीं। अगर परिंदे कहानी के प्रमुख हम कथन की बात करें तो परिंदे कहानी के कथन जो हैं वो देख लेते हैं। तो मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा ज़रूर जाऊंगा, ये किसका कथन था? डॉक्टर मुखर्जी का था। मरने से पहले मैं एक बार बर्मा ज़रूर जाऊंगा। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, कैसी? बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। ये भी किसने कहा था? डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था। उसके बाद, ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक है? ये किसने कहा है? डॉक्टर मुखर्जी जी ने ही कहा है इसको भी। उसके बाद, जंगल की आग कभी देखी है मिस वुड? उसके बाद कुछ छोड़ दिया गया है वाक्य को, थोड़ा बड़ा लंबा वाक्य था। एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार। डॉक्टर मुखर्जी का ही ये कथन है। उसके बाद एक कथन और है जो मिस वुड का है, लेकिन डॉक्टर कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता है। ये किसका कथन है? ये मिस वुड का कथन है, जो प्रिंसिपल थी पहाड़ी स्कूल में। ठीक है, तो ये तो प्रमुख कथन थे जो उन पात्रों द्वारा कहे गए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें चलाए चलती है, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, ना स्वयं मिटती है ना उसे मुक्ति दे पाती है। ये कथन किसका है? ये लतिका का है। ठीक है, अगर हम परिंदे कहानी के संदर्भ में आलोचकों के मत देखें तो किस किस आलोचक ने क्या कहा है, उन मतों पर भी हम एक बार बात कर लेते हैं। तो देखते हैं भाई, परिंदे प्रेम की टीस से युक्त अंतर मन की पीड़ा को चित्रित करने वाली मार्मिक कहानी है। ये कथन किसका है? डॉक्टर गुलाब राय का है। ठीक है, किसका है? डॉक्टर गुलाब राय का। परिंदे केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, यह दो प्रकार के जीवन दर्शन के बीच टकराहट की कहानी है। ये किसने कहा है? डॉक्टर सत्यकाम ने कहा है। उसके बाद, परिंदे खूबसूरत भाषा में रचित प्रेम और मानवीय संवेदनाओं को चित्रित करने वाली कहानी है। ये राजेंद्र यादव जी का कथन है। परिंदे मानवीय टीस व पीड़ा का उद्गार करने वाली कहानी है। निश्चित रूप से यह हिंदी की नई कहानी है, पहली नई कहानी है। तो ये कथन है नामवर सिंह का। तो ये कथन इम्पोर्टेंट है, एक बार इन कथन को देख के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। अब ये एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं, इसमें क्या है कहानी का। जो हम देख रहे थे, परिंदे कहानी प्रकाशन कब हुआ है? 1957 ईस्वी में हंस अर्धवार्षिक पत्रिका में। उसके बाद 1960 ईस्वी में ये इसका संग्रह हुआ, किसमें संकलित हुई है? किसमें? कहानी संग्रह में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें पात्र कौन है? एक लतिका है जो कि नायिका है और स्कूल के वार्डन है। ठीक है, उसके बाद सुधा है जो हॉस्टल की सबसे लोकप्रिय लड़की है। जूली हॉस्टल में रहने वाली लड़की है। करीमुद्दीन हॉस्टल में नौकर है। डॉक्टर मुखर्जी जो है आधे बर्मी थे। मिस्टर ह्यूबर्ट जो संगीत के शिक्षक हैं और पियानो बहुत अच्छा बजाते थे। ठीक है, प्रिंसिपल मिस वुड हैं जो स्कूल में प्रिंसिपल हैं, और उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो लोग उन्हें किस ओल्ड मेड के नाम से जानते या ओल्ड मेड कहते थे। गिरीश नेगी हैं वो लतिका के मतलब प्रेमी थे। लतिका उससे प्रेम करती थी और वो आर्मी में कैप्टन थे। और लेकिन क्या हुआ कि युद्ध के दौरान विमान दुर्घटना में उनकी नेगी जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद परिंदे कहानी का ये सारांश हो गया, और परिंदे कहानी के प्रमुख कथन किसने क्या कहा है उसके बारे में हो गया, और ये उनके संदर्भ में आलोचकों के मत हो गए। एक बार आप लोग इसको ज़रूर देख के जाइएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं चीप की दावत। चीप की दावत की अगर हम बात करें तो चीप की दावत की
रचना किसकी है? तो ये रचना है किसकी? भीष्म साहनी जी की। किसकी है? भीष्म साहनी जी की। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। भीष्म साहनी का जन्म अगर बात करें तो 8 अगस्त 1915 ईस्वी में रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1915 ईस्वी में रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। निधन की बात करते हैं तो निधन 11 जुलाई 2003 ईस्वी को दिल्ली में हुआ है। किसका? भीष्म साहनी जी का। इनकी अगर रचनाएं की बात करें तो रचनाओं में उपन्यास देखते हैं। उपन्यास इनका है एक झरोखे, जो 1967 ईस्वी में आया था। कड़ियाँ की बात करें तो 1970 ईस्वी में आया था। तमस जो बहुत फेमस है और इसके लिए इन्हें कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। कब? 1975 ईस्वी में। किसको? भीष्म साहनी जी को। 1973 ईस्वी में तमस आया था और उसके बाद 1975 ईस्वी में तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद बसंती की बात करें तो बसंती 1980 ईस्वी में आया था और मैयादास कीमाड़ी ये 1988 ईस्वी में, और नीलू, नीलिमा और नीलोफर ये 2000 ईस्वी में आया था। तो ये इनके उपन्यास हैं भीष्म साहनी जी के। इसमें तमस बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं और इनकी कहानी संग्रह। जो कहानी संग्रह कौन है? तो कहानी संग्रह एक है भाग्य रेखा, जो 1953 ईस्वी में आई थी। ठीक है, उसके बाद एक कहानी पहला पाठ 1957 ईस्वी में, और पहला पाठ में ही ये कहानी जो हम पढ़ रहे हैं चीप की दावत, ये संकलित है। किसमें? पहला पाठ में ही संकलित है। कौन सी? चीप की दावत। उसके बाद भटकती राख 1966 ईस्वी में आई थी। पटरियाँ 1972 ईस्वी में। वांगचू ये 1978 ईस्वी में। शोभा यात्रा 1981 ईस्वी में आई है, और निशाचर 1983 ईस्वी में। पाली 1989 ईस्वी में, और डायन 1988 ईस्वी में। ये भीष्म साहनी जी की कहानियाँ हैं। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। इसमें पहला पाठ में ही संकलित है ये जो चीप की दावत। अगर हम इनके नाटक की बात करें, भीष्म साहनी जी के नाटक की, तो हानूस 1977 ईस्वी में आया था ये नाटक। कब आया है? 1977 ईस्वी में हानूस। उसके बाद कबीरा खड़ा बाजार में, हालांकि कबीरा इसमें ऐसे ही लिखा गया है। ठीक है, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी में आया है। ठीक है, और माधवी 1985 ईस्वी में। माधवी नाटक कब आया है? 1985 ईस्वी में। क्योंकि मैं यहाँ पे इसको सन का मेंशन इसलिए किया गया है क्योंकि कभी कभी इनको क्रम में लगाने के लिए बोल देता है। तो अगर आपको उसका प्रकाशन सन पता है, कब प्रकाशित हुए हैं रचना उनकी, तो आप आसानी से बता सकते हो। मुआवजे की बात करें तो 1995 ईस्वी में ये नाटक आया है, और रंग दे बसंती चोला 1998 ईस्वी में। आलमगीर 1999 ईस्वी में। इनके बाल उपयोगी अगर कहानियों की बात करें तो उसमें गुलेल का खेल जो है, गुलेल का खेल बाल उपयोगी कहानी है। ठीक है, इसकी अगर संपादन की बात करें तो इन्होंने जो संपादन की बात करें तो संपादन इन्होंने 250 वर्षों तक पत्रिका जो दी गई है, इसमें इन्होंने एक संपादन किया है। किसने? भीष्म साहनी जी ने जो संपादन किया है। किसमें? लगभग 250 वर्षों तक नई कहानियाँ, ये पत्रिका का नाम है। पत्रिका का संपादन किया है किसने? भीष्म साहनी जी ने। ठीक है, उसके बाद चीप की दावत कहानी अब हम देख लेते हैं, जो पहले पाठ में संकलित है। ठीक है, चीप की दावत इसकी रचना काल का, इसका समय कब है? तो रचना काल है इसका 1955 ईस्वी। कब है? 1955 ईस्वी। चीप की दावत की कहानी का रचना काल कब है? 1955। और पहला पाठ में ये कहानी संग्रह में संकलित हुई थी कब? 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में पहला पाठ में इस कहानी को संकलित किया गया। पहला पाठ में और भी कहानियाँ संकलित हैं, उनको देख लेते हैं। जो पहले पाठ में कितनी कहानियाँ संकलित हैं, तो देखो पहले पाठ में एक तो चीप की दावत है।
ठीक है। उसके बाद पहले पार्ट में जो संकलित कहानियां हैं उनको देखेंगे तो चीप की दावत तो है ही, उसके बाद रानी मेहतो, उसके बाद है भाई बहन पहला पार्ट, ये भाई बहन पहला पार्ट है, प्रणय लीला है, ठीक है। उसके बाद पहचान है, उसके बाद है एक समाधि भाई राम सिंह, उसके बाद बाप बेटा, एक है बाप बेटा, कांटे की चुभन, कौन सी, कांटे की चुभन, और ऐसा धर्मा सनातन, ऐसा धर्म सनातन, पाप, ये है पाप पुण्य, ये क्या है, पाप पुण्य, पाप पुण्य है, ललिती है, अकाल मृत्यु है, छिपे चित्र है, और फुला है, ठीक है। ये किस में संकलित हैं, ये जो पहला पार्ट है उसमें संकलित कहानियां हैं, ठीक है। उसके बाद भीष्म कहानी की प्रथम कहानी, भीष्म साहनी जी की जो प्रथम कहानी है वो नीली आंखें हैं, कौन सी है, नीली आंखें। और ये कब, इसका प्रकाशन कब हुआ, 1943 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, 1943 में हंस नामक पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी, कौन सी, नीली आंखें, किसकी, भीष्म साहनी जी की। इसी को पहली कहानी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद चीप की दावत कहानी के उद्देश्य की हम बात करेंगे तो चीप की दावत की कहानी का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है कि वृद्ध विमर्श पर आधारित कहानी है, कैसी है, वृद्ध विमर्श पर आधारित है, जिसमें युवा पीढ़ी द्वारा वृद्धों की अवहेलना का चित्रण हुआ है, किसका, युवा पीढ़ी के द्वारा वृद्धों का अवहेलना की गई है, ठीक है। पुरातन पीढ़ी के प्रति नई पीढ़ी की मूल्यहीनता और स्वार्थपरता का चित्रण करना, माता के मातृत्व एवं त्यागमय रूप को प्रकट करना है, ठीक है। ये इसके दो उद्देश्य दिए गए हैं जो चीप की दावत के बारे में। अब इसका हम सारांश देख लेते हैं, कहानी का सारांश क्या है। तो चीप की दावत कहानी का सारांश है, इस कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है, सामनाथ, कौन है, सामनाथ। सामनाथ अपने यहाँ अपने चीफ को बुलाता है, उसकी दावत की तैयारियां चल रही हैं। सामनाथ बॉस को प्रसन्न कर अपनी तरक्की चाहता है, ठीक है। घर की कुर्सियों, पर्दों इत्यादि की साज सवार हो रही है, ठीक है। उसके बाद फालतू सामानों को ठिकाने लगाया जा रहा है। सामनाथ और उसकी धर्मपत्नी के समक्ष बूढ़ी माँ समस्या बन जाती है। सामनाथ को लगता है कि पुराने विचारों वाली तथा सौंदर्य विहीन वृद्धा माँ यदि बॉस के समक्ष आ गईं तो उनके किए कराए पर पानी फिर जाएगा। जब चीफ की नज़र सामनाथ की वृद्धा माँ पर पड़ती है तो चीफ प्रसन्नता के साथ उनसे बातें करने लगता है। जब सामनाथ का अपनी माँ के प्रति रवैया बदल जाता है तब अब सामनाथ का क्या होता है, अपनी माँ के प्रति रवैया बदल जाता है और फिर क्या होता है कि वह माँ की खुशामद करने लगता है। चीफ की को गीत सुनाने एवं उनके लिए फुलकारी मतलब फुलकारी रोटी बनाने के लिए माँ के समक्ष गिड़गिड़ाता है, ठीक है। उसके बाद और आगे देखते हैं, चीफ के प्रसन्न होने पर वह माँ का आलिंगन मतलब प्यार करते हुए कहता है कि अम्मी तूने आज रंग ला दिया, सब साहब तुझसे इतना खुश हुआ है कि क्या कहूँ। पुत्र के व्यवहार से दुखी माता हरिद्वार जाने के प्रस्ताव को रद्द कर साहब के लिए फुलकारी मतलब रोटी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये कहानी का सारांश था चीफ की दावत, और जिसके रचनाकार कौन हैं, भीष्म साहनी जी। अगर संवेदना की बात करें तो इसमें संवेदना क्या है कि चीफ की दावत कहानी माँ के प्रति पुत्र के मानवीय मूल्यों के हास होने एवं पुत्र की अंतरात्मा के मर जाने, बुजुर्गों के प्रति संवेदनहीन होने एवं आधुनिक जीवन की विडंबना पूर्ण कहानी है। कैसी कहानी है, इसमें
क्या किया गया है चिप की दावत में? माँ की कहानी, माँ के प्रति पुत्र की मानवीय मूल्यों का हास दिखाया गया है। उसके बाद पुत्र की अंतरात्मा मर जाने के बारे में बताया गया है। बुजुर्गों के प्रति जो संवेदनहीन, मतलब असंवेदनशील कह सकते हैं, हीन होने एवं आधुनिक जीवन की विडंबना पर ये कहानी चित्रित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं चिप की दावत कहानी के बारे में आलोचकों के मत क्या है। तो आलोचकों के मत की जब बात करते हैं तो गुलाब राय का जो मत है पहले उसको देखते हैं। चिप की दावत पुरातन पीढ़ी के प्रति आधुनिक पीढ़ी की मूल्यहीनता का यथार्थवादी चित्रण है। ये किसका है? गुलाब राय का कथन है। किसका है? गुलाब राय ने कहा है। ये मत किसका है? गुलाब राय का है। उसके बाद अगर चिप की दावत पारिवारिक संसारों के नष्ट होने की कहानी है, ये डॉक्टर नामवर सिंह का मत है। ये डॉक्टर नामवर सिंह का मत है। ठीक है, उसके बाद और अब ये आपकी कहानी कौन सी हो गई फिनिश? चिप की दावत। तो एक बार चिप की दावत के बारे में यहाँ से इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ से है कि इन भीष्म साहनी जी का जन्म कब हुआ? 1915 ईस्वी, रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ। निधन कब हुआ? जुलाई 2003 ईस्वी में, दिल्ली में। अगर उपन्यासों की बात करें तो झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मत मैयादास, ये थोड़ा गलत लिखा है, मैयादास की माड़ी और नीलू, नीलिमा और निलोफर, इनको तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 ईस्वी में दिया गया। इनकी कहानी की बात करें तो कहानी भाग्य रेखा है, पहला पार्ट है भटकती राख है, पटरियाँ, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन। उसके बाद अगर हम नाटक की बात करें तो नाटक कौन से हैं? हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर, ये इनके नाटक हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बाल उपयोगी कहानी की बात करें तो उसमें गुलेल का खेल है। चिप की दावत कहानी के रचनाकार कौन हैं? और अगर चिप की रचना काल की बात करें तो रचना काल किस समय? 1955 ईस्वी है। पहले पाठ में ये कहानी संकलित है और पहले पाठ में जो कहानियाँ संकलित हैं वो चिप की दावत है, रानी मेहतो है, भाई बहन पहला पाठ है, प्रणय लीला है, पहचान है, समाधि भाई राम सिंह है, बाप बेटा है, कांटे की चुभन है। उसके बाद ऐसे धर्म सनातन है, पाप पुण्य है, ललिती है, अकाल मृत्यु है, छुपे चित्र है और फुला है। उसके बाद भीष्म साहनी की प्रथम कहानी की जब हम बात करते हैं तो भीष्म साहनी जी की प्रथम कहानी कौन सी है? नीली आंखें, जो कि 1943 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चिप की दावत की कहानी के उद्देश्य क्या है? इसमें वृद्धा विमर्श पर आधारित कहानी, जिसमें युवा पीढ़ी द्वारा वृद्धों की अवहेलना का चित्रण किया गया है। दूसरा उद्देश्य क्या है? पुरातन पीढ़ी के प्रति नई पीढ़ी की मूल्यहीनता और स्वार्थपरता का चित्रण करना, माता के मातृत्व एवं त्यागमय रूप को प्रकट करना है। ठीक है, चिप की दावत का सारांश हो गया। और उसके बाद ये कथन हो गए जो आलोचकों के मत हैं चिप की दावत को लेके। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अमृतसर आ गया। ये इसके कहानीकार कौन है? ये है भीष्म साहनी जी। कौन है इसके? भीष्म साहनी जी। अमृतसर आ गया। हालांकि भीष्म साहनी जी के अभी हमने देखी है एक रचना कौन सी? चिप की दावत। ठीक, और ये भी भीष्म साहनी जी की है कहानी। कौन सी? अमृतसर आ गया। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ये भारत और पाकिस्तान के जब बंटवारे की बात हुई है तो उसमें रेलगाड़ियों का जो भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने जाने वाले लोग थे उन्हीं के दर्द और तकलीफ़ के बारे में दर्शाया गया है। हालांकि भारत जो पाकिस्तान से लोग भारत आ रहे थे उसी के बारे में इसका मार्मिक चित्रण किया गया है। चलो देख लेते हैं इसको। अमृतसर आ गया कहानी के रचनाकार कौन है? तो भीष्म साहनी जी हैं। और रचना काल की बात करें, समय की बात करें तो ये कब है? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में ही इनकी एक तमस उपन्यास है जिसके लिए 1975 ईस्वी में क्या मिला था? इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और ये अमृतसर आ गया कहानी पटरियाँ कहानी संग्रह में संकलित है। किसमें संकलित है? पटरियाँ कहानी संग्रह में संकलित है। कौन? अमृतसर आ गया ये। उसके बाद अगर शैली की बात करें तो विवरणात्मक एवं मनोविश्लेषणात्मक शैली है। ठीक है, अगर वर्णित विषय की बात करें तो भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी। पाक से अमृतसर आने वाली ट्रेन में शरणार्थियों की दहशत, तनाव, उत्तेजना का मार्मिक चित्रण
किया गया है। अगर हम पात्र की बात करते हैं तो कथानायक हैं, सरदार हैं, पठान हैं और दुबला बाबू हैं। ठीक है। उसके बाद अगर अमृतसर कहानी का सारांश की बात करते हैं तो अमृतसर कहानी का सारांश क्या है, तो पाक से अमृतसर आने वाली ट्रेन में शरणार्थियों की दहशत, भावना, उत्तेजना का चित्रण किया गया है। सांप्रदायिक रंगों के दौरान मनुष्यों की अमानवीयता का वर्णन भी किया गया है। क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक है। आलोचकों के मत की बात करें तो इसमें आलोचकों के मत क्या है, देश के विभाजन के समय पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाली ट्रेनों के दहशत, विश्वास और निश्चय भरे यात्रियों की मानसिकता की यह कहानी है। और यह कथन किसका है? गोपाल राय का है। यह कथन किसका है? गोपाल राय का कथन है। गोपाल राय का कथन है। आदमी कितना हैवान और कमीना बन सकता है, यह दर्शाना ही अमृतसर आ गया कहानी का मुख्य उद्देश्य है। ये क्या है? का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। ये सिद्धनाथ कुमार का कथन है। ये किसका कथन है? सिद्धनाथ कुमार का कथन है। उसके बाद ये हमारी 3 कहानियाँ थीं जो कि हमने देखी हैं। कौन कौन सी थी एक बार देख लेते हैं। हाँ जी। तो आज हम लोगों ने अभी जो देखी है वो एक कहानी थी अमृतसर आ गया और चीप की दावत। ठीक है। ये भीष्म साहनी जी की। और एक देखी थी परिंदे। ठीक है। एक परिंदे। ये हम 3 कहानियों को पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास 5-6 कहानियाँ बची हैं जो आज हम फिनिश कर देंगे आज की क्लास में। ये हमारा यूनिट 7 पूर्ण रूप से फिनिश हो जाएगा। और 3 दिन के बाद आपका 5 तारीख को एग्ज़ाम है। तो आप एक बार इनको देख के जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। अगर आपने अच्छे से ईमानदारी से देखा है तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर होने के कोई चांसेस नहीं हैं। और इसके बाद मैं कल आपको यूनिट 10 और यूनिट 5 के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पे बात कर लूँगा, क्योंकि उसकी एक ही क्लास में फिनिश करेंगे। मैराथन क्लास को लेके आएंगे और वो हो सकता 3-4-5 घंटे की हो, लेकिन एक ही क्लास में उसको हम लोग फिनिश कर रहे होंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।